बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। हाँ, रात तक पहुंच जाएंगे अंकल डेविड ने थके थके लहजे में कहा था। एंड थैंक्स बड़ी हमारी हेल्प के लिए। आखिर में डेविड ने हमजा से कहा था, कोई बात नहीं, दोस्त भी बोल रहे हो और थैंक्स भी कर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, रात तक पहुंच जाएंगे, डेविड ने थके थके लहजे में कहा। एंड थैंक्स बड़ी हमारी हेल्प के लिए। आखिर में डेविड ने हमजा से कहा था, कोई बात नहीं, दोस्त भी बोल रहे हो और थैंक्स भी कर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। भाई आ जाए, देखना कितनी जल्दी जेबी को ढूंढते हैं। हमजा ने उन सबको रिलैक्स करने के लिए बात को हल्का फुल्का किया था। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था, उनसे कुछ कदम के फासले पर एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी थी। उसमें निकलने वाली शख्सियत को देख नादिश और लिजा कुछ पल को साकित हुई थी। वो शख्सियत थी ही ऐसी मुकम्मल वजाहत का मुजस्मा, मीर भाई। इसको गाड़ी से निकलते देख हमजा ने फौरन से पुकारा था। मीर कुछ पल के लिए चौंका था डेविड, लिजा और नाजिश को देखकर, मगर वो एक शख्स उनके बीच नहीं था। मीर को लगा जैसे वो यहीं होगी, इसलिए उसने आसपास नजरें दौड़ाई, मगर वो खाली ही लौट आई थी। उसने अपने कदम आसपास देखते हमजा की जानिब बढ़ाए और एक हाथ से अपनी आंखों से ग्लासेस उतारे थे। एवरीथिंग इज ओके हमजा, व्हाट हैपेंड? मीर ने इनके पास आते पूछा था। नजरें अब भी आसपास दौड़ रही थी। नहीं भाई, कुछ सही नहीं है। और फिर हमजा ने जो हुआ था सब कुछ मीर को बता दिया। मीर सुनकर शौक रह गया था, उसका दिल रोक के धड़का था। मेरी किलर ब्यूटी कहाँ है? उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो कुछ तेज़ अपने दिल की बात बोल गया है। भाई क्या बोल रहे हैं? कौन किलर ब्यूटी? हमजा ने उसकी बात सुनकर इस्तफसार किया था। कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। उसने अपने कदम अंदर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ाए थे और अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल भी करने लगा था। डेविड, लिजा और नाजिश उनकी बातें समझे तो नहीं थे, मगर मीर को परेशान देखकर वो तीनों भी उनके साथ चल दिए। नाजिश का दिल जेबी के लिए दुआ गो था। मीर जैसे ही वहाँ दाखिल हुआ, सारे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर जो एसपी के ऑफिस से अभी आया था उसे देख इस्तक आया था। अरे साहिब, आपने आने की क्यों जहमत की, हमें बुला लिया। अभी वो और भी कुछ कहता कि मीर ने उसे घूर कर देखा था। फ़ोन जिस पे किसी को कॉल की थी वहाँ से कॉल उठा ली गई थी। डीआईजी साहिब, ये काम कहाँ था? मीर का लहजा ऐसा था जैसे वो अभी फ़ोन से निकल कर सामने सुनते डीआईजी को मार दे। वहाँ से कुछ कहा गया था जिस पर मीर ने कहा, मुझे एक लड़की जो भी 2-3 घंटे कबल मॉल के सामने से अगवा हुई है, रात से पहले चाहिए। डीआईजी साहिब, मुझे तो जानते ही हैं आप, रात का मतलब रात चाहिए, सारी फोर्स लगानी पड़े। रात का मतलब रात, चाहे सारी फोर्स लगानी पड़े। आई डोंट केयर, बट वो मिल जानी चाहिए। आखिर में उसके लहजे में अजीब सी कैफियत थी, बेचैनी थी, जिसे समझते उन्होंने इसे हौसला दिया था और कॉल कट की थी। मीर ने धार कर कहा, कहाँ है ये एसपी? फ़ोन बंद करके अपनी पॉकेट में रखा था। उसकी धाड़ इतनी थी कि ऑफिस में मज़े से बैठा एसपी बाहर आया था और उसे देखते ही बुखलाया सा बोला, सर आप यहाँ? मुझे ये लड़की रात तक चाहिए, जल्दी ढूंढो इसे। मीर ने गुस्से से अपने फ़ोन से एक जेबी की तस्वीर निकाल कर उनके सामने की थी। परेशानी में किसी ने ये महसूस ही नहीं किया कि मीर के पास जेबी की तस्वीर कैसे आई और ये इतना परेशान क्यों हो रहा है, मगर हमजा अब चौंका ज़रूर था और मीर से बाद में पूछने का सोचते खामोश रहा था। सर अभी इन सबको, सर हम अभी सबको अलर्ट करते हैं। वो बेचारा बौखलाते हुए ऑफिस में गया था जब मीर पीछे मुड़ा था। आप तीनों परेशान नहीं हो, अपने होटल जाएं, रात तक वो होटल पहुंच जाएगी। और कोई परेशानी हो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मुझे कॉल करिएगा। उसने अपनी पेशानी मसलते कहा था और बाहर की तरफ चला गया जहाँ वो इंस्पेक्टर गया था। हमजा ने भी तसल्ली दी और इन तीनों को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसका इरादा उन तीनों को होटल छोड़ के हॉस्पिटल जाने का था जहाँ उसकी ड्यूटी थी। वो काफ़ी घंटों से रो रही थी और वक्फे वक्फे से दरवाज़ा बजा रही थी जो ना खुलना था और ना खुला। उसने खिड़की की तरफ देखा जहाँ रात के साए फैलने लगे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके डर और खौफ में शिद्दत आ रही थी। प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। बेबसी से उसने अपना सर हाथों में गिरा लिया। अचानक से उसे कदमों की आवाज़ आने लगी थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और दरवाज़ा बजाने लगी थी, साथ साथ खोलने का भी बोल रही थी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला था। जेबी जो दरवाज़ा खुलने पर 2 कदम पीछे हुई, अंदर दाखिल होती शख्सियत को देख साकत रह गई थी। उसका दिल एक बार फिर से बेकाबू होते हुए धड़का था।
वो रोना भूलकर बस अपने सामने मौजूद उस शख्स को देख रही थी जिसकी वजह से वो यहाँ थी, मगर आज वो काली आंखें सुर्ख हो रही थी, जैसे गुस्सा जब्त कर रही हो। माथे की सिलवटें उसकी वजाहत को बढ़ा रही थी, पर इनमें छुपी नागवारी ज़ेबी से छुपी नहीं थी। वो इस वक्त अपने सामने मौजूद शख्स को दिल भरकर शायद देखना चाहती थी, या शायद उस शख्स को हिफ्ज करना चाहती थी, अपनी रग रग में उसे बसाना चाहती थी। एक लम्हे के लिए भी ज़ेबी की पलकों को ना आंखों को हरकत हुई। वो बस अपने सामने खड़े शम्स को देख रही थी, जो अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में अड़ाए उसे तंजिया नज़रों से देख रहा था। तुम इस जाज़बा खानजादी कैसा लग रहा है यहाँ? जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को आदत होती है मर्दों के साथ वक्त गुजारने की, मगर मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने नहीं, तुम्हारा असल चेहरा तुम्हें दिखाने यहाँ लाया हूँ। वो कदम कदम उसके पास आते जहर में डूबे लफ्ज़ जाज़बा के कानों के जरिए रूह में उतार रहा था, और यहाँ ये लफ्ज़ सुनते जाज़बा ने अपनी आंखें बंद की थी, जिनसे दो और आंसू निकल कर बेमूल हुए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैरी पर हाथ उठाने की? तुम 2 टके की लड़की मेरी बीवी से मुकाबला करोगी? शम्स ने ज़ेबी का चेहरा अपने हाथ में जकड़ा था। पकड़ में इस कदर सख्ती थी कि ज़ेबी को लगा उसके जबड़े शायद टूट जाएंगे। आंखें अब भी बंद थी। शायद वो शम्स को अपनी ज़ात पर उंगली उठाते देख नहीं सकती थी, इसलिए अपनी बिनाई को आंखों के पर्दों के पीछे छुपा गई थी। बंद आंखों से आंसू बहने लगे थे, मगर शम्स इस वक्त एक जालिम के रूप में ज़ेबी को टॉर्चर कर रहा था। तुम्हें पहले ही अगर रोक देता तो शायद मेरी फैरी 2 दिन तक मुझसे नाराज़ ना होती। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी फैरी रोई थी। गुस्से की जाती से वो धाड़ा था और ज़ेबी का मुंह छोड़कर एक ज़ोरदार तमाचा ज़ेबी की गाल पर मार गया था। तुम इसी काबिल हो, तुमसे तमीज़ से बात नहीं करनी चाहिए थी। ज़ेबी जो थप्पड़ की शिद्दत से ज़मीन पर गिरी थी और सर झुकाए बस रो रही थी। शम्स ने बालों से पकड़कर उठाने पर वो सिसक पड़ी थी। शम्स के बालों से पकड़कर उठाने पर सिसक पड़ी। प्लीज़ शाहीन, दर्द से कांपती आवाज़ में ये पहले लफ्ज़ थे जो ज़ेबी ने कहे थे। दर्द हो रहा है, इससे ज़्यादा मेरी फैरी को हुआ था। जानती हो कितना रोई थी वो? 2 दिन तक बात नहीं की थी उसने मुझसे। गुस्से से एक बार फिर वो दहाड़ा था, इस बार एक सर्द आवाज़ उसकी सर्द आवाज़ पर ज़ेबी भी कांप गई थी। दिल करता है तुम्हें जान से मार दूँ, ख़त्म कर दूँ तुम्हें। कुछ देर रुका था वो, मगर तुम्हारे खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा, समझी? अगर ज़रा बराबर भी इज्जत नफ्स होगी तुम्हें तो कभी दोबारा मेरी ज़िंदगी में नहीं आओगी। शम्स ने झटके से ज़ेबी को छोड़ा था, जिससे वो ज़मीन पर गिरी, मगर शायद उसे अपने दर्द की परवाह नहीं थी। वो तड़पती ज़मीन पर बैठी शम्स को गर्दन ऊंची करके देखने लगी थी, जो नफ़रत से उसे देख रहा था। प्लीज़ शम्स, मैं बहुत चाहती हूँ आपको, प्लीज़ ऐसे ना कहें। मुझे ना धत्कारें। मेरी मोहब्बत को, मेरे इश्क को ना ठुकराएं। मेरी चाहत बेलौस है आपसे। ये सांसें, यह खून, मेरी रूह में, मेरे वजूद के एहसास में, मेरी दुआओं में, हर जगह सिर्फ आप बसे हैं, सिर्फ आप शम्स। आप मेरे शाहीन हैं, मेरी मोहब्बत है। मुझे आप अपना लेना। मैं मर जाऊंगी, नहीं जी सकती आपके बिना। प्लीज़ मुझे ना तड़पाएं, मेरी अजियत को कम कर दे शम्स, प्लीज़। वो बलक बलक कर रोती शम्स से अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी। आंसुओं की वजह से उससे बोला नहीं जा रहा था। कांपते सिसकते उसने बहुत मुश्किल से शम्स से ये अल्फाज कहे थे, मगर शम्स वो इस वक्त आंखों में नापसंदीदगी लिए ज़ेबी के करीब एक घुटना ज़मीन पर रख कर बैठा, और उसके लफ्ज़ों ने ज़ेबी को एक बार फिर जख्मी किया था। तुम्हारी ये मोहब्बत, यही इश्क और यही अल्फाज मुझे तुमसे नफ़रत करवाते हैं। जो औरत मर्द के सामने मोहब्बत की भीख मांगे वो कैसी औरत होगी? तुम्हें मेरी नहीं, जज्बात और अपनी ख्वाहिश पूरी करने की ज़रूरत है, समझी? मेरी नज़र में तुम एक बच्ची थी और इस तरह तुम्हें ट्रीट भी कर रहा था, मगर तुमने पार्सल भेजकर और मेरी फ़िज़ा को तकलीफ़ देकर अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम पर मेरा हाथ उठा, वरना ये शम्स औरतों की इज्जत करता है। उसके चेहरे पर फनकारता वो रूम से चला गया था, और ज़ेबी तड़प तड़प कर रो दी। उसकी चीखें शम्स के फार्म हाउस में गूंज रही थी। तकलीफ़, तड़प, अज़ियत से वो चीखती दिल का गुबार निकालने की कोशिश कर रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ ज़ेबी की तड़प बढ़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अब सांस नहीं ले पाएगी।
दिल की तकलीफ बढ़ रही थी मगर वो अब भी जिंदा थी। उसे दिल से आवाज़ आई, तुम जिंदा हो और देखो मैं धड़क रहा हूँ तुम्हारे शाइन के जाने के बाद भी। वो तड़प तड़प के रो दी, चेहरा अपने हाथों में छुपाए वो रोती रही थी, रोती रही। होश तब आया जब किसी ने उसे पुकारा। जब उसने अपनी भीगी सुर्ख आंखें उठाई तो सामने कोई मुलाजमा खड़ी थी। बीबी जी साहिब जाने से पहले कह गए हैं कि आपको घर भिजवा दूँ। सुनते ही जेबी रोते हुए खड़ी हुई थी और मुलाजमा के पीछे चलने लगी। आंसू बह रहे थे जैसे वो साफ नहीं कर रही थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कब वो गाड़ी में बैठी और कब उसे ड्राइवर ने उतारा। वो गाड़ी से निकलने के बाद भी मुसलसल चल रही थी। अचानक अंधेरी सड़क पर चलते उसके सर में दर्द होने लगा, नाक से खून आने लगा था। वो कुछ समझती कि लहरा के ज़मीन पर गिरी थी। आंखें बंद थीं और चेहरे पर अपनी एक तरफा मोहब्बत की दास्तान नकम थी जिसे कोई भी पढ़ सकता था। शम्स जब गाड़ी में बैठा तो उसने गुस्से से अपने हाथ का मुक्का बनाकर स्टीयरिंग पर मारा था और ऐसे ही कई मुक्के मारता रहा जब तक अंदर का इश्तिहाल ख़त्म ना हो गया। क्यों लड़की, क्यों समझती नहीं हूँ? मैं बेबस नहीं हूँ मगर मैं फ़िज़ा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे ऊपर अपनी फ़िज़ा की तकलीफ़ का बदला तो उतार आया। मगर आज शम्स ने एक औरत पर हाथ उठाया है। पहले गलती से उठाया था मगर मैं क्या करूँ, फ़िज़ा से बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। उसे तकलीफ़ में देखकर मेरा दिल बंद हो जाता है, मुझे अज़ियत महसूस होती है। अम्मी अब्बू के बाद मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मुझे माफ़ करना, मैं मजबूर हूँ अपनी मोहब्बत और दिल के हाथों, अपनी सुर्ख आंखों से अपनी हाथों को देखते खुद से बहुत धीमे लहजे में बोल रहा था। उसके अल्फाज उसकी तकलीफ़ बयान कर रहे थे। उसने गाड़ी का रुख मलिक विला की तरफ किया था। इस तरह की सोचें उसका दिमाग जकड़े हुए थी। वो लाइल्म था आने वाले तूफान से जो उसकी मोहब्बत को दूर करने वाला था। और शम्स मलिक को पुलिस की गाड़ियाँ हर तरफ जेबी को ढूंढ रही थी। मीर भी उनके साथ था मगर कोई भी क्ल्यू नहीं मिल रहा था इस वैन का। अब तो रात के 10 बज रहे थे। मीर अपनी गाड़ी लिए गुस्से में ड्राइव कर रहा था, आसपास बेचैनी से देख रहा था कि कहीं उसे जेबी नजर आ जाए मगर कोई नहीं था। वो इस वक्त होटल के रास्ते पर था। उसे डेविड ने कॉल करके दरियाब साहब के आने का बताया था तो अब इन सबको तसल्ली देने जा रहा था। परेशान तो वो खुद भी बहुत था। अचानक उसे लगा उसकी गाड़ी के सामने कोई है और उसने ब्रेक लगाई पर वो वजूद इससे पहले ही ज़मीन बोस हो चुका था। डैम इट! गुस्से से उसने अपने हाथ का मुक्का स्टीयरिंग पर मारा और बालों में गुस्से से हाथ फेरता बाहर निकला था। वो बाहर निकलकर जब बैठा तो उसने इस नस्वानी वजूद का रुख खुद की जानिब किया था। मीर को लगा था कि उसका दिल बंद हो जाएगा। वो जेबी थी, चेहरा आंसुओं से तर था जबकि नाक से खून निकलकर उसके गाल पर बह गया था। जेनी माय लव, वेक अप प्लीज। मीर ने बेचैनी से उसके सर अपनी गोद में रखा और उसे पुकारने लगा था। आंखें नम हुई थी, उसका दिमाग सुन्न होने लगा था मगर उसे खुद को संभालना था। वो जल्दी से जेबी को अपनी बाहों में भरकर खड़ा हुआ और उसे गाड़ी की बैक सीट पर लिटाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को फुल स्पीड से भगाया। उसे जेबी को बचाना था। वो बैक मिरर से हर सेकंड में मुड़कर जेबी को देख रहा था जो बेजान सी पड़ी थी। चेहरा सूजा हुआ, बंद आंखें रोने से सूजी थी। रंग हर गुजरते लम्हे के साथ जर्द हो रहा था। उसने आधे घंटे का रास्ता 15 मिनट में तय किया था और फौरन उसे हॉस्पिटल ले आया। करीब वही हॉस्पिटल था जहां हमजा हाउस जॉब कर रहा था। वो जेबी को फिर से बाहों में भरकर दीवानावार हॉस्पिटल में भागा था। जेबी को इमरजेंसी में आईसीयू में ले जाया गया। मीर इज़्तिराब में वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। आंखें सुर्ख हो रही थी जैसे वो खुद को रोने से बाज रखे हुए था। हमजा जो अभी किसी रूम से निकला था आईसीयू के पास खड़े मीर को देखकर उसकी जानिब बढ़ा। मीर भाई क्या हुआ, आप यहाँ? हमजा ने उसके कंधे पर हाथ रख के पूछा था। मीर खाली खाली नज़रों से उसकी जानिब देखने लगा था और कहने लगा, जेबी की तबीयत सही नहीं है हमजा, प्लीज़ उसे ठीक कर दो। भाई वो मिल गई क्या? और क्या हुआ उसे? आपने उसके दोस्तों को कॉल की? उसने मीर से जल्दी से पूछा जिस पर वो नफ़ी में सर हिला गया था और कोई जवाब नहीं दिया। हमजा ने कुछ भी नहीं कहा था, बस एक नज़र उसे देखकर खुद ही डेविड का नंबर मिलाया और उसे हॉस्पिटल आने का मुख्तसर सा बताया था।
और मीर को देखते चला गया। उसका इरादा किसी से मालूम करने का था कि ज़ेबी की कंडीशन क्या है। कुछ ही देर में वो चारों भी हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे और वहीं आईसीयू की तरफ गए जहां हमजा ने बताया था। डॉक्टर्स के मुताबिक ज़ेबी को बहुत गहरा सदमा हुआ है, जिसकी वजह से उसका सीरियस नर्वस ब्रेकडाउन दोबारा हुआ था। मीर दोबारा सुनकर चौंका था और पूछा तो नाजिश ने उसे ये कह दिया था कि वो अंकल की तबीयत कुछ सही नहीं थी इसलिए हुआ। मीर मुतमईन तो नहीं हुआ था मगर खामोश हो गया था। हमजा ने उन्हें उम्मीद दिलाई थी कि जल्दी होश आ जाएगा। दरियाब साहिब तो अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़े लगने लगे थे। जवान औलाद की ऐसी हालत कहाँ माँ बाप बर्दाश्त कर सकते हैं। नाजिश, डेविड, लीजा तीनों भी बहुत परेशान थे। अगले 24 घंटे उसके लिए बहुत क्रिटिकल थे। सभी दुआ कर रहे थे। सारी रात गुजर चुकी थी मगर उसे होश नहीं आया था और सुबह से शाम होने को आई। दरियाब साहिब डॉक्टर से मिन्नतें करके ज़ेबी के पास बैठे थे और हाथ थामे उससे बातें कर रहे थे मगर वो बेजान सी पड़ी थी। दरियाब साहिब का दिल दर्द से भर रहा था अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर, मगर वो क्या कर सकते थे। वो तो इश्क में कमली हुई पड़ी थी। दरियाब साहिब के आंसू निकल निकल के उसका हाथ भिगो रहे थे। अचानक उसके हाथों में जुम्बश हुई थी, पलकें लर्जी थी और लब कँपाए थे। वो बेआवाज़ हिले थे जो दरियाब साहिब समझने से कासिर थे। जारी है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।